क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा आईना जो बस कांच और पेंट का एक टुकड़ा लगता है, हमारे सच को इतनी सटीकता से कैसे दिखा पाता है? हम्म। लेकिन वही रोशनी जब एक लकड़ी की मेज या किताब के पन्ने पर पड़ती है, तो हमें अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम प्रकाश के इसी जादू और उसके पीछे के विज्ञान की गहराई में उतरने वाले हैं। और इसका जवाब हमारे देखने के अनुभव के हर पहलू में छिपा है। हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन विजुअल सोर्स हैं जो प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नियमों को बड़ी खूबसूरती से समझाते हैं। हम चीजों को इसलिए नहीं देख पाते कि वो खुद चमक रही हैं, बल्कि इसलिए कि वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को हमारी आंखों की तरफ वापस फेंकती हैं। और यही है परावर्तन। बिल्कुल यही परावर्तन है। तो चलिए इस चमकदार सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। परावर्तन या रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? हमारे सोर्स में इसकी दो परिभाषाएं दी गई हैं। पहली है, और मैं उसे सीधे कोट कर रही हूं, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक, जैसे कोई गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। हाँ, और दूसरी परिभाषा कहती है, the process of sending back the light rays which fall on the surface of an object is called reflection of light. सेंडिंग बैक यानी वापस भेजना। तो बात तो एक ही हुई। बिल्कुल, दोनों का सार एक ही है कि प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु की सतह से टकराती हैं तो वे उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। हवा से आईं तो हवा में ही वापस। और ये कोई बहुत जटिल प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये हमारे चारों ओर हर सेकंड हो रहा है। अगर ये ना हो तो दुनिया में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं होगा। हर चीज जो हम देख रहे हैं, ये मेज, वो दीवार, सब परावर्तन का ही नतीजा है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, हर सतह एक जैसा बर्ताव नहीं करती। नहीं करती। लग हम्म। सोर्स में भी पॉलिश की हुई और बिना पॉलिश वाली सतहों के बीच एक बहुत साफ अंतर दिखाया गया है। एक तरफ एक खुरदरी डल सतह है जो रोशनी को चारों दिशाओं में बिखेर देती है, और दूसरी तरफ एक चमकदार पॉलिश की हुई गेंद है जो प्रकाश को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लौटाती है। ये परावर्तन का सबसे महत्वपूर्ण और व्यवहारिक पहलू है। मतलब एक ही प्रकाश लेकिन नतीजे दो अलग अलग। ऐसा क्यों? इसे हम दो तरह के परावर्तन में बांट सकते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी चमकदार सतह जैसे आईना या शांत पानी से टकराता है तो सारी किरणें एक साथ एक ही दिशा में वापस लौटती हैं। एक मुनज्जम तरीके से। हाँ, इसे हम कहते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। यही वो परावर्तन है जो हमें अपना प्रतिबिंब या इमेज दिखाता है। अच्छा, तो आईने में जो हमारी हूबहू शक्ल दिखती है वो स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की वजह से है। बिल्कुल। तो फिर दीवार या कागज के साथ क्या होता है? वहां भी तो परावर्तन हो रहा है। हिस्से से अलग अलग कोण पर टकराती है और चारों दिशाओं में बिखर जाती है। इसलिए कोई एक इमेज नहीं बनती। सही पकड़ा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हर चीज आईने की तरह स्पेक्युलर परावर्तन करती तो हमारी दुनिया चमकदार और आंखों को थका देने वाली जगहों का एक जाल होती। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। एक किताब का कागज जानबूझकर खुरदुरा बनाया जाता है ताकि वो प्रकाश को बिखेरे और हम बिना चकाचौंध के आराम से पढ़ सकें। ये तो कमाल की बात है। मतलब जिसे हम एक डल सतह समझ रहे हैं, वो असल में हमारे देखने के अनुभव को आसान बनाने के लिए डिजाइन की गई है। बिल्कुल। सोर्स में ये भी लिखा है कि चमकदार सतहें ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती हैं। और एक खास तथ्य का भी जिक्र है, सिल्वर मेटल इज वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। हाँ, चांदी। यानी चांदी प्रकाश के सबसे अच्छे परावर्तकों में से एक है। मुझे हमेशा लगता था कि सोना या प्लैटिनम ज्यादा चमकदार होते होंगे, पर चांदी ही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका संबंध धातु के परमाणुओं की संरचना से है। चांदी के परमाणुओं में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वे बहुत ढीले बंधे होते हैं, जिन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। हाँ वही। तो जब प्रकाश की किरणें, जो असल में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, इन इलेक्ट्रॉनों से टकराती हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को सोखने के बजाय लगभग तुरंत ही उसी ऊर्जा को प्रकाश के रूप में वापस फेंक देते हैं। अच्छा, वो सोखते नहीं, बस पकड़ के वापस फेंक देते हैं। बिल्कुल। चांदी इस काम में लगभग 95% से ज्यादा कुशल है। दूसरी धातुएं जैसे सोना प्रकाश के कुछ रंगों को सोख लेती हैं। सोना नीले रंग को सोख लेता है, इसीलिए वो पीला दिखता है। और चांदी लगभग सभी रंगों को बराबर परावर्तित करती है, इसीलिए वो इतनी चमकदार और न्यूट्रल दिखती है। तो क्या इसका मतलब ये है
कि जो साधारण आईने हम रोज इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे भी चांदी ही होती है? आपका अनुमान बिल्कुल सही दिशा में है। एक साधारण समतल दर्पण या प्लेन मिरर सिर्फ कांच नहीं होता। तो फिर क्या होता है? सोर्स के अनुसार इसे बनाने के लिए कांच की एक समतल शीट के पीछे चांदी की एक बहुत पतली परत चढ़ाई जाती है। ओह, कांच तो बस एक चिकनी और पारदर्शी सतह देने के लिए है। असली परावर्तन का काम तो पीछे लगी वही चांदी की परत करती है। और उस पे जो लाल या नारंगी रंग का पेंट होता है उसका क्या काम है? वो सिर्फ सुरक्षा के लिए है। चांदी की परत बहुत नाजुक होती है और हवा या खरोच से खराब हो सकती है। वो पेंट उस कीमती चांदी की परत को बचाता है। तो जब हम आईने में देखते हैं तो प्रकाश पहले कांच के अंदर जाता है? फिर चांदी की सतह से टकराकर परावर्तित होता है और फिर वापस कांच से होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ये तो वाकई में एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार इंजीनियरिंग है। बिल्कुल। तो अब जब हम समझ गए हैं कि परावर्तन कैसे और कहाँ होता है, तो चलिए उन नियमों की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। हाँ, इन दो नियमों में ही पूरे परावर्तन की कहानी छिपी है। सोर्स में बताया गया है कि परावर्तन के दो बहुत ही सीधे नियम हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये नियम हर तरह की सतह पर लागू होते हैं। चाहे वो समतल आईना हो या गाड़ी का घुमावदार साइड मिरर, ये प्रकृति के सबसे सुरुचिपूर्ण नियमों में से हैं। तो पहला नियम कहता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल या प्लेन में होते हैं। सुनने में ये थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक टेबल की सतह की कल्पना करना। ठीक है। मान लीजिए कि प्रकाश की किरण एक लेजर की तरह है जो टेबल की सतह के समानांतर चल रही है। वो टेबल पर रखे एक आईने से टकराती है और टकराकर वापस भी टेबल की सतह के समानांतर ही जाएगी। बिल्कुल। और जिस बिंदु पर वो टकराती है वहां अगर हम आईने पर एक 90 डिग्री की सीधी रेखा खींचें, जिसे नॉर्मल कहते हैं, तो वो भी टेबल की सतह पर ही होगी। सही। कोई भी किरण उस टेबल की सतह से ऊपर हवा में या नीचे की तरफ नहीं जाएगी। सब कुछ एक ही 2D सतह पर घटित होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा नियम जो शायद ज्यादा मशहूर है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, ज़ायो आई इज इक्वल टू ज़ायो आर। यानी परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे हैं। ये नियम ही परावर्तन को अराजक होने से बचाता है और उसे उपयोगी बनाता है। अच्छा, कैसे? जिस कोण पर प्रकाश सतह पर आता है, ठीक उसी कोण पर वो वापस जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक पूल टेबल पर गेंद को किनारे से मारते हैं। आप जिस कोण पर मारेंगे, गेंद लगभग उसी कोण पर वापस आएगी। हाँ, सही बात है। इसी एक सरल से नियम की वजह से हम सैटेलाइट डिश बना पाते हैं जो सिग्नल को एक बिंदु पर केंद्रित करती है, या कार की हेडलाइट्स में ऐसे रिफ्लेक्टर डिजाइन कर पाते हैं जो प्रकाश को सड़क पर फैलाते हैं। हर ऑप्टिकल उपकरण की नींव यही छोटा सा समीकरण है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। सोर्स में एक विशेष मामले का भी जिक्र है जिसे नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी आईने पर बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री के कोण पर गिरती है, सोर्स कहता है कि इस स्थिति में आपतन और परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री होते हैं। हाँ। एक मिनट, ये थोड़ा अजीब है। अगर किरण सतह पर 90 डिग्री पर गिर रही है तो कोण 90 डिग्री होना चाहिए, 0 क्यों? ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है, इसे साफ करना जरूरी है। बताइए। यहाँ कुंजी ये है कि हम कोण को सतह से नहीं मापते, हम उसे उस काल्पनिक लंबवत रेखा से मापते हैं जिसे हमने नॉर्मल कहा था। अच्छा, नॉर्मल से। और नॉर्मल खुद सतह पर 90 डिग्री पर होता है, तो अगर प्रकाश की किरण भी नॉर्मल के ठीक ऊपर से उसी के रास्ते पर आ रही है, तो किरण और नॉर्मल के बीच का कोण कितना हुआ? 0। बिल्कुल। तो आपतन कोण मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है। और चूंकि हमारा दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, तो परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि किरण नॉर्मल के रास्ते पर ही वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर लौट जाएगी। इसीलिए जब आप टॉर्च की रोशनी सीधे आईने पर मारते हैं तो वह सीधा आपकी आंखों में वापस चमकती है। एकदम सही। ये बहुत बड़ी बात है। तो नॉर्मल ही हमारा सबसे जरूरी रेफरेंस पॉइंट है। चलिए अब इन सभी तकनीकी शब्दों को एक साथ एक कहानी में पिरोते हैं ताकि ये पूरी तस्वीर साफ हो जाए। जरूर। एक अकेली प्रकाश की किरण का सफर देखते हैं। ठीक है। तो कल्पना कीजिए एक प्रकाश की किरण है, इसे हम कहते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे।
जो एक शांत झील की सतह की ओर आ रही है। जिस एक बिंदु पर वो पानी की सतह को छूती है वो है हमारा आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये वो जगह है जहां सारा खेल होना है और उस खेल के नियम तय करने के लिए हमें एक रेफरी चाहिए। रेफरी। वो रेफरी है अभिलंब, नॉर्मल। ये आपतन बिंदु पर पानी की सतह के ठीक 90 डिग्री पर खींची गई एक काल्पनिक सीधी रेखा है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, जिसके आधार पर हम सारे कोण मापेंगे। बिल्कुल। अब हमारी आपतित किरण और इस नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ZI। ठीक है। और फिर जैसे ही किरण सतह से टकराती है वो वापस हवा में लौट जाती है। ये लौटती हुई किरण है हमारी परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। और अंत में ये परावर्तित किरण और हमारे रेफरी यानी नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है वो है परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ZR। और परावर्तन का दूसरा नियम हमें गारंटी देता है कि एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होगा। इन पांचों चीजों, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, नॉर्मल और दोनों कोणों एक साथ मिला दें तो हमें वो मिलता है जिसे सोर्स में कंप्लीट रिफ्लेक्शन डायग्राम कहा गया है। ये डायग्राम ही पूरे परावर्तन का ब्लूप्रिंट है। तो आज के इस गहरे पड़ताल से हमने क्या सीखा? हमने सिर्फ ये नहीं जाना कि प्रकाश टकरा कर लौटता है, बल्कि हमने ये भी समझा कि उसके लौटने के दो तरीके हैं, एक व्यवस्थित और एक बिखरा हुआ। और यही अंतर हमें एक साफ प्रतिबिंब और एक रंगीन सतह के बीच का फर्क दिखाता है। हमने ये भी देखा कि एक साधारण सा आईना, चांदी की परत और कांच की सुरक्षा से बनी एक चतुर डिवाइस है। और सबसे बढ़कर हमने देखा कि ये पूरी जटिल और खूबसूरत प्रक्रिया सिर्फ दो सरल नियमों पर आधारित है कि सब कुछ एक ही प्लेन में होता है और आने का कोण हमेशा जाने के कोण के बराबर होता है। प्रकृति की जटिलता अक्सर ऐसे ही सरल सिद्धांतों पर टिकी होती है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने बात की कि खुरदरी सतहें प्रकाश को बिखेर देती हैं और चिकनी सतहें उसे एक दिशा में भेजती हैं। तो सोचिए उन चीजों के बारे में जो इन दोनों के बीच में आती हैं। जैसे रेशम का कपड़ा या सैटर्न, उसमें एक अजीब सी चमक होती है। वो पूरी तरह आईने जैसा भी नहीं है और पूरी तरह मैट भी नहीं। हाँ, सही बात है। क्या उसकी चमक का राज भी इसी स्पेक्युलर और डिफ्यूज परावर्तन के किसी मिश्रण में छिपा है? एक सतह माइक्रोस्कोपिक स्तर पर कितनी चिकनी या खुरदरी है, ये हमारी आंखों के लिए एक पूरी दुनिया कैसे बना देती है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण सा आईना जो बस कांच और पेंट का एक टुकड़ा लगता है, हमारे सच को इतनी सटीकता से कैसे दिखा पाता है? लेकिन वही रोशनी जब एक लकड़ी की मेज या किताब के पन्ने पर पड़ती है तो हमें अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखती? ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम प्रकाश के इसी जादू और उसके पीछे